लेकिन सत्ता में आज सबसे पहले एक ऐसी खोज की बात जो बड़ी शिद्दत से इस वक्त भारत के क्रिकेट फैंस कर रहे हैं। तलाश है एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और ट्रॉफी चोर पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की। मोहसिन नकवी को आखिरी बार तब देखा गया था जब एशिया कप के फाइनल के बाद वो प्राइज सेरेमनी के दौरान स्टेज पर खड़े थे, टीम इंडिया का इंतजार कर रहे थे। लेकिन भारतीय टीम ने कहा ट्रॉफी लेंगे लेकिन मोहसिन के हाथों से नहीं। इसी से आहत होकर मोहसिन अपने साथ ट्रॉफी और मेडल लेकर फरार हो गए और तब से भारतीय फैंस उनकी तलाश कर रहे हैं। हालांकि क्या अब टीम इंडिया को एशिया कप की ट्रॉफी मिलेगी? अगर हाँ तो कैसे मिलेगी? क्या मोहसिन नकवी का घमंड फिर चूर होगा? ये सारे जवाब हम आपको सत्ता में देने वाले हैं। लेकिन पहले ये समझिए, ट्रॉफी चोर का खिताब लेकर घूम रहे मोहसिन नकवी आखिर इतना तड़प क्यों रहे हैं? क्यों बेशर्मी में वो अपने साथ टीम इंडिया की ट्रॉफी लेकर भाग गए? आप वो समझिए। असल में मोहसिन नकवी ने सोचा था कि वो एशिया कप में पाकिस्तान की जीत के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को अपने हाथों से मेडल पहनाएंगे, लेकिन भारत जीत गया और मोहसिन नकवी मेडल लेकर वहां से भाग गए। क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे मोहसिन नकवी ने सोचा था कि वो पाकिस्तान की टीम को जीत के बाद एशिया कप की ट्रॉफी देंगे, लेकिन उनका ये ख्वाब भी टीम इंडिया ने चूर चूर कर दिया। और मोहसिन नकवी ये सोचकर आए थे कि वो पाकिस्तान की टीम के साथ स्टेज पर खड़े होकर जश्न मनाएंगे, लेकिन उनका ये अरमान भी टीम इंडिया ने मिट्टी में मिला दिया। इसी से मोहसिन इतना आहत और बेइज्जत हुए कि ट्रॉफी लेकर वहां से भाग गए। अब बीसीसीआई कह रही है कि बेहतर है कि मोहसिन पूरे सम्मान के साथ भारत को एशिया कप की ट्रॉफी दे दें, और ऐसा नहीं किया तो आईसीसी के दरबार में बेइज्जत भी होना पड़ेगा। अब बेशर्मी देखिए, पहले तो मोहसिन ट्रॉफी चुरा कर निकल गए और अब नई शर्त लेकर आ गए हैं। पाकिस्तान एशिया कप का चैंपियन तो नहीं बन सका, लेकिन मोहसिन बेशर्मी के चैंपियन जरूर बन गए। रिपोर्ट्स के अनुसार अब उनकी पहली शर्त यह है कि एक औपचारिक समारोह का आयोजन किया जाए। दूसरी शर्त है कि उसी समारोह में टीम इंडिया को ट्रॉफी दी जाएगी, लेकिन तीसरी शर्त है कि टीम इंडिया को ट्रॉफी खुद मोहसिन नकवी अपने हाथों से देंगे। ये जानते हुए भी कि टीम इंडिया इससे पहले ही इनकार कर चुकी है, इसीलिए उनकी शर्त पर बीसीसीआई सहमत होगी ये लगता नहीं है। वैसे मोहसिन नकवी को पाकिस्तानियों को भी एक बार सुन लेना चाहिए, जो ट्रॉफी चोरी करने पर उनकी क्लास लगा रहे हैं। अब हम न्यूज़ मित्रों के लिए एशिया कप ट्रॉफी को लेकर एक सवाल जवाब वाली कुंजी खोलते हैं, क्योंकि आपके मन में इस वक्त बहुत सारे सवालों की गुगली चल रही है। पहला सवाल ये कि क्या एशिया कप जीतने के बावजूद अब टीम इंडिया को ट्रॉफी नहीं मिलेगी? तो इसका जवाब है विजेता टीम ही ट्रॉफी की असली हकदार है, और इसे ना तो किसी दूसरे को दिया जा सकता है, ना कोई ये ले जा सकता है। इसीलिए भारत को एशिया कप की ट्रॉफी मिलेगी और जरूर मिलेगी। लेकिन भारत को एशिया कप ट्रॉफी कैसे मिलेगी? इसका जवाब भी समझिए। इसमें पहला विकल्प तो यह है कि मोहसिन नकवी बेशर्मी छोड़कर खुद भारत को एशिया कप की ट्रॉफी दे दें। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो दूसरा विकल्प है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आईसीसी से मोहसिन नकवी की शिकायत करे। आईसीसी ट्रॉफी चोर पाकिस्तान के गृह मंत्री और एसीसी अध्यक्ष को आदेश दें, तब दबाव में मोहसिन को ट्रॉफी देनी पड़ेगी। आईसीसी मोहसिन नकवी को चेतावनी भी दे सकती है या जुर्माना भी लगा सकती है। कुछ न्यूज़ मित्र इस बात को लेकर भी संदेह में हैं कि क्या टीम इंडिया पर ट्रॉफी लेने की वजह से कोई एक्शन हो सकता है। तो जवाब है आईसीसी की आचार संहिता के अनुसार ट्रॉफी न लेने पर किसी एक्शन का कोई प्रावधान नहीं है, यानी टीम इंडिया पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, ये जरूर है कि आईसीसी इसे खेल भावना के खिलाफ मान सकती है, और तब कप्तान सूर्या को यह बताना पड़ सकता है कि उन्होंने ट्रॉफी क्यों नहीं ली। हालांकि इस सवाल के जवाब में भी टीम इंडिया के पास एक मजबूत आधार है। मोहसिन नकवी ने एशिया कप में मुखौटा तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष का लगाया था, लेकिन असल में वो न सिर्फ स्तरहीन हरकतों के लिए पाकिस्तान की टीम के प्रायोजक बन गए थे, बल्कि उनके लिए खुलकर बल्लेबाजी कर रहे थे। इसके अलावा मोहसिन नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, इसीलिए उनमें जहर की मात्रा थोड़ी ज्यादा है, और भारत के खिलाफ उन्होंने ये जहर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाया भी था। ये वही मोहसिन नकवी हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को धमकी दी थी कि सिंध जल संधि खत्म हो गई तो हिंदुस्तान युद्ध के लिए तैयार रहे। ये वही मोहसिन नकवी हैं जिन्होंने ये कहा था कि इंडिया चमचमाती मर्सिडीज है और पाकिस्तान एक डंपर, दोनों में टक्कर हुई तो क्या होगा।
पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने भारत को खोखली धमकियों की डिलीवरी की थी और ये कहा था कि भारत कुछ करेगा तो अंजाम भुगतेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहबाज के इसी मंत्री ने राफेल गिराने वाले झूठे दावे किए थे और वीडियो सबूत होने की बात भी कही थी। इसीलिए मोहसिन नकवी के हाथों टीम इंडिया ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। वैसे मोहसिन की हालत अपने खुद के मुल्क में भी बहुत अच्छी नहीं है, इसका भी आप एक वीडियो प्रमाण देख ही लीजिए। वैसे तलाश सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और ट्रॉफी चोर पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की नहीं हो रही है। भारत में ताजमहल में शिव मंदिर को भी खोजा जा रहा है। इसे आप सत्ता की अगली खबर से समझिए। बॉलीवुड की एक फिल्म की जो लगभग 1 महीने बाद बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है, लेकिन इस फिल्म को लेकर विवादों वाला सीक्वल पहले ही रिलीज हो चुका है। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को हम इस फिल्म का पोस्टर भी दिखा रहे हैं। नाम है द ताज स्टोरी। सत्ता में इसकी पूरी विवाद स्टोरी भी हम आपको बताएंगे। द ताज स्टोरी के पोस्टर को जिस तरह से पेश किया गया है, इसकी कहानी ताजमहल के अंदर भगवान शिव की आकृति को दिखाने वाले संदेश के इर्द गिर्द है। अगर ये कहें कि ये ताजमहल की भोलेनाथ स्टोरी है तो गलत नहीं होगा। आप इस पोस्टर को गौर से देखिए। अभिनेता परेश रावल के हाथ में ताजमहल का गुंबद है, इसके नीचे भगवान शिव की आकृति है। ताजमहल का गुंबद उठा, महादेव का रूप दिखा। सवाल यही है कि सच क्या है, फिल्म में किन तथ्यों को बताने की कोशिश की जा रही है। एक्टर परेश रावल ने सोमवार अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर द ताज स्टोरी का नया मोशन पोस्टर शेयर किया। ये लिखा कि क्या होगा अगर आपको जो कुछ भी सिखाया गया है वो सब झूठ हो। सच सिर्फ छिपाया नहीं जाता, उसका आकलन किया जाता है। 31 अक्टूबर को सच का खुलासा किया जाएगा। ये वही तारीख है जब द ताज स्टोरी फिल्म रिलीज होगी। आपको बता दें कि अगस्त में द ताज स्टोरी का टीजर रिलीज हुआ था, जिसमें परेश रावल का एक कोर्ट रूम सीन दिखाया गया है। फिल्म की सच्चाई जो भी हो, लेकिन सवाल 5 हैं। 5 बड़े सवाल जिनकी चर्चा इस वक्त हर जगह हो रही है। क्या ताजमहल को शिव मंदिर दिखाने की कोशिश की गई है? क्या ताजमहल से जुड़ी ऐतिहासिक कथाओं पर सवाल उठाया गया है? द ताज स्टोरी के कोर्ट रूम सीन में किन तथ्यों की बात की जा रही है? फिल्म के जरिए कई दावे किए गए हैं, इसकी सच्चाई क्या है? क्या पब्लिसिटी के लिए फिल्म में विवाद का तड़का लगाया जा रहा है? आप दोनों पक्षों की बात सुनिए, उनके तर्क सुनिए। एक पक्ष का कहना है कि ताजमहल को शाहजहां ने लैंड जिहाद करके हड़पा था, तो दूसरे पक्ष का कहना है कि इतिहास को बिगाड़कर फिल्में बनाई जा रही हैं। सिर्फ 120 सेकंड में इस पर छिड़ी धार्मिक बहस को देखिए। जिस तरीके से ताजमहल को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, वो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। इस तरीके के भ्रम फैलाने से कोई फायदा नहीं है। लिहाजा ये हमारे हिंदुस्तान की जमीन पर एक चमकता हुआ हीरा है, इसको किसी कंट्रोवर्सी में न खींचा जाए तो बेहतर। पीएन ओक जी ने, ये जाने माने इतिहासकार है, उन्होंने ये मंदिर हिंदू है, इसका नाम तेजो महालय ऐसा है, जो कि शाहजहां ने इसको उस समय लैंड जिहाद करके 4वीं शताब्दी में हड़प कर लिया था। लोकतंत्र का फायदा इतना नहीं उठाना चाहिए कि वो कुछ भी करे। आजकल जो है जिसका काम नहीं चल रहा है तो वो ऐसी ऐसी फिल्में बना रहा है या फिर ऐसे चीजों को दिखाई जा रही हैं जो इतिहास में कहीं तक भी दूर तलक उसका कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता, यानी इतिहास को बिगाड़ने की कोशिशें हो रही हैं। समाज को बताने की आवश्यकता है, समाज को जानने की आवश्यकता है कि ताजमहल जो है वो भगवान शिव का तेजो महल, जिसके इतिहासकार भी आप उठा करके पुराने इतिहास देखिएगा, उसमें भी आप पाएंगे। मुगल काल में मुगलों के द्वारा इसको अपना बताया जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारतीय इतिहास के साथ। फिल्म में लगभग 5 साल की रिसर्च की गई है। इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना किसी की धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए या किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाने के लिए। बस हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही दावा करते हैं कि ताजमहल की जो अनकही सच्चाई है उसे हम लोग उजागर करेंगे रिसर्च के द्वारा। हम मेकर्स का बिल्कुल भी ये उद्देश्य नहीं है कि हम किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करें। ये फिल्म द ताज स्टोरी प्योरली एक एंटरटेनमेंट बेस्ड फिल्म है। इसको एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। कुछ भी इसमें ऐसा कुछ काल्पनिक या मनगढ़ंत कुछ भी नहीं दिखाया गया है। और हमारी फिल्म
ताजमहल एक मंदिर है या उसके नीचे शिव टेम्पल है या तेजो महल है, इस तरह कुछ क्लेम नहीं करती है। ऐसा कि इतिहास का डिस्टॉर्शन हर दिन हो रहा है, करते रहेंगे, लेकिन हकीकत क्या है लोगों को आहिस्ता आहिस्ता मालूम पड़ती है। ताजमहल को लेकर यह बहस और विवाद पुराना है। कुछ लोग ताजमहल को हिंदू मंदिर मानते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस फिल्म की पटकथा का आधार इतिहासकार पी.एन. ओक के दावों से मिलता जुलता है। 1989 में पी.एन. ओक की किताब प्रकाशित हुई थी, ताजमहल दी स्टोरी। इस किताब में उन्होंने ताजमहल को ताजो महल बताया था, एक शिव मंदिर के रूप में पेश किया था। यहाँ ये जानना जरूरी है कि वर्ष 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने ओक की याचिका को खारिज कर दिया था। ताजमहल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई प्रमाण नहीं है कि ताजमहल कोई हिंदू मंदिर था, ये शाहजहां द्वारा बनवाया गया एक मकबरा है। अदालत ने उस वक्त टिप्पणी भी की थी कि और ये कहा था कि उनके दिमाग में ताजमहल को लेकर एक जुनून सवार है। इसके बाद अगस्त 2017 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी ये माना कि ताजमहल में कभी मंदिर होने का कोई सबूत नहीं है। सवाल यही है कि अब द ताज स्टोरी में क्या मैसेज दिया जा रहा है, क्या नई जानकारी दी जा रही है। इस फिल्म पर विवाद के बाद परेश रावल ने सफाई भी दी है, आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए। परेश रावल ने डिस्क्लेमर का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि फिल्म द ताज स्टोरी के मेकर्स स्पष्ट करते हैं कि यह फिल्म किसी भी धार्मिक मुद्दे से संबंधित नहीं है, ना ही ये दावा करती है कि ताजमहल के भीतर कोई शिव मंदिर है। ये पूरी तरह से ऐतिहासिक तथ्यों पर केंद्रित है। तो क्या माना जाए, ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है? टीजर में ताजमहल के गुंबद के नीचे भगवान शिव की आकृति क्यों दिखाई गई है? सत्ता की अब अगली खबर का रुख करते हैं। सत्ता की अगली खबर के उन करोड़ों लोगों से जुड़ी हुई है जो अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर जाते हैं। मंदिर परिसर से प्रसाद खरीदते हैं, फिर वो प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है, लोगों में बांटा जाता है। सावधान करने वाली खबर यह है कि प्रसाद में गड़बड़ी मिली है। ये आपको सचेत करने वाली खबर है। हनुमानगढ़ी मंदिर में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में गड़बड़ी मिली है। हनुमानगढ़ी में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद के सैंपल फेल साबित हुए हैं। 31 सैंपल में से 3 सैंपल फेल हुए। लड्डू, बेसन, घी के सैंपल फेल हुए। मतलब ये कि जो प्रसाद आप भगवान के लिए खरीदते हैं उनके सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। देसी घी में रेसिडिटी पाई गई है। मतलब ये कि प्रसाद में खराब हो चुके पुराने पदार्थों का इस्तेमाल करते थे। इतना ही नहीं, प्रसाद में कृत्रिम रंग मिलाया जाता था। आपको ये भी बता दें कि हनुमानगढ़ी मंदिर में धार्मिक उत्सव के समय यानी नवरात्रि, रामनवमी, दीपावली के समय प्रत्येक दिन 50 श्रद्धालु जाते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर के बाहर की दुकानों से प्रसाद भी खरीदते हैं। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मिलावट का खेल चल रहा है। हालांकि मंदिर के अधिकारियों और पुजारियों का यह तर्क है कि मंदिर के बाहर की दुकानों के सैंपल फेल हुए हैं। करीब 20-25 खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच की है, जिसमें मुख्यतः बेसन के लड्डू, देसी घी और ये बेसन, पेड़ा, दही, इसकी जांच की गई है। कमी कुछ नहीं है मिली है। और जो बेसन लड्डू है उनको दुकानदार को इंस्ट्रक्शन दिए गए कि उसमें कलर का इस्तेमाल कम से कम, मतलब बिल्कुल मत करिएगा। जो लगातार खाद्य विभाग के द्वारा जांच भी होती है, हम लोग अपना सैंपलिंग भी करवाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग हाँ हो सकते हैं कि कुछ का हुआ हो जो है, लेकिन उसमें बाकी जो परिसर के अंदर के हैं जितने भी जो है सब कोई ऐसा काम नहीं करता है। ये हनुमानगढ़ी कैंपस से बाहर वो लोग जांच कराए हैं, उनका नमूना फेल हुआ। हनुमानगढ़ी के किसी दुकानदार का नमूना नहीं फेल हुआ। सब लोग ज्ञान का देसी घी और चने का बेसन शुद्धता का प्रतीक है यहाँ के दुकानदार। पूरी शुद्धता देखते हैं, शुद्ध घी और शुद्ध चने के बेसन का लड्डू हम लोग बनाते हैं। इसमें हम लोग पूरा ध्यान देते हैं, इसलिए करता कि बाहर से कोई खामियां ना आने पाए, कोई हमें निगेटिव ना सिद्ध कर सके। इसलिए हम लोग इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि कहीं अशुद्ध न हो पाए। प्रसाद तो देखो अपनी भावनाओं का प्रतीक है, बाकी भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, और प्रसाद में अगर कोई मिलावट करता है तो वो उसका कराना, बाकी ऐसा नहीं करना चाहिए।
ये गलत है। ये प्रकरण किसी भी हनुमानगढ़ी की प्रसाद से संबंधित नहीं है, बल्कि वहां पर लगाए गए दुकानों से संबंधित। और राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जिसके केंद्र में आज भी चुनावी राज्य बिहार है, जहां एक तरफ राजनीतिक दलों में एक दूसरे पर आरोप लगाने का मुकाबला हो रहा है, तो दूसरी तरफ चुनाव में जीत सुनिश्चित करने वाले दांव भी खेले जा रहे हैं। बिहार की खबरों पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिसमें 3 जरूरी खबरें हैं। पहले नंबर पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच हो रहा कलेश है, जो बिहार की राजनीति में ट्रेंड कर रहा है। दूसरी खबर भोजपुरी स्टार पवन सिंह से जुड़ी है, जो अब सारे गिले शिकवे भुलाकर एनडीए के लिए वोट मांगेंगे। तीसरी खबर उस एसआईआर से जुड़ी है, जिस पर खूब राजनीति हुई। इन राजनीतिक बयानों की बाधाओं को पार कर अब बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। पहले बात जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर की, जिन्होंने पहले जेडीयू नेता अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। अब उनके निशाने पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं। उन्होंने सम्राट चौधरी को 6 हत्याओं का आरोपी बताया है। नीतीश सरकार से उनकी बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग की है। प्रशांत किशोर का आरोप है कि 1995 में तारापुर में 6 लोगों की हत्या हुई थी। इस मामले में सम्राट चौधरी अभियुक्त हैं। तब उन्होंने अपनी उम्र 14 साल बताई और नाबालिग होने के कारण राहत मिली। लेकिन 2020 में चुनावी हलफनामे में सम्राट चौधरी ने अपनी उम्र 51 वर्ष बताई। आरोपों का यह सिलसिला एक तरफा नहीं है। सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर की कमाई पर सवाल पूछे। कहा, राजनीति में आए हो तो एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। एक बार सुनिए दोनों तरफ से क्या क्या कहा गया। रखना है कि हटाना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है, जिसमें 2020 में उन्होंने अपने आप को 51 साल का बताया है। उसके मुताबिक 1995 में वो 26 साल के थे और कोर्ट में इस आधार पर इनको बरी किया गया है कि ये 15 साल के बालक हैं। तो कह रहा हूं, सम्राट चौधरी हत्या के अभियुक्त है, जेल से फर्जी डॉक्यूमेंट निकाल कर बाहर निकले हैं। या तो इनको बर्खास्त करके गिरफ्तार कीजिए और नहीं तो देश में जितने लोग हत्या किए हैं उनको भी जेल से छोड़ दीजिए। कुछ लोगों के पास कुछ नया नहीं है। ये बेचारा आजकल खोजी पत्रकार हो गए। अरे सबसे बड़ी चीज है कि कुछ चीजें उचित फोरम पर होती है। जो आदमी अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर थोपने का प्रयास कर रहा है, पहले उसका तो जवाब दे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे इस पर कार्रवाई करें। नहीं करेंगे तो कल परसों में हम लोग राज्यपाल के पास डेलीगेशन लेकर जाएंगे, सिर्फ बर्खास्तगी के लिए नहीं, सम्राट चौधरी के गिरफ्तारी के लिए। शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस, मैं आपके माध्यम से आज पूछ रहा हूं कि क्या अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे या नहीं थे, ये प्रेस में वो बता दें, उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंट आपको जारी करेंगे। नौसिखिया नेता है। शिल्पी गौतम कांड में पूरी तरह जांच सीबीआई ने किया और हम लोग को तो पता भी नहीं है। और जिस राकेश की बात वो करते हैं वो तो हाजीपुर का रहने वाला है। अरे भैया, इन लोग को कुछ पता नहीं है बिहार के बारे में। प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी के बीच सिर्फ संगीन आरोपों वाली लड़ाई नहीं है, बल्कि संपत्ति और पैसे कमाने को लेकर भी सवालों की एक लंबी लिस्ट है। बहस है, दलील भी है और आरोप भी। सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर की इनकम पर सवाल उठाया था। ये कहा था कि राजनीति में आए हो तो हर पैसे का हिसाब देना होगा। पीके ने भी इसका पूरा जवाब दिया और हिसाब भी दे दिया।
प्रशांत किशोर ने बताया कि पिछले 3 वर्ष में उन्होंने बतौर चुनावी रणनीतिकार और प्राइवेट कंपनियों को सलाह देने के लिए 241 करोड़ रुपए की फीस ली है। इस राशि पर उन्होंने 30.95 करोड़ रुपए जीएसटी और करीब 20 करोड़ रुपए इनकम टैक्स के रूप में सरकार को दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में चोरी की राजनीति को वो खत्म करके रहेंगे। आप सुनिए कैसे बिहार में चुनाव से पहले कमाई वाली ये लड़ाई चल रही है। 2021-22 से जिसने भी प्रशांत किशोर से मदद ली है, जिसने भी हमसे सलाह लिया है, तो चाहे कंपनी हो या पॉलिटिकल पार्टी, किसी बड़े बिजनेस हाउस को भी मेरे से सलाह चाहिए, उसका मैं फीस लेता। अगर तुम चोरी करते हो, प्रशांत किशोर ने 241 करोड़ रुपया फीस के तौर पर मैंने पिछले 3 साल में जमा किया है। इस पर 30 करोड़ 95 लाख 68,764 रुपया जीएसटी पे किया गया है। अगले 10 बरस तक जब तक बिहार की व्यवस्था नहीं सुधरेगी, अपना शरीर बेच के भी पैसा लाना होगा तो भी पैसा लाएंगे, लेकिन बिहार में चोरी की राजनीति को खत्म करके ही दम लेंगे। 241 करोड़ उन्होंने कहा कि हमको मेहनता मिला। अरे भैया, तो जब राजनीति में नहीं थे तो पैसा काहे नहीं ले लिए? अब राजनीति में आए हो तो हिसाब देना होगा। कोई सेल कंपनी जिसकी औकात ही 10 लाख की है, वो 10 करोड़ कैसे चंदा दे सकता है? और आते के साथ पटना के पाटलिपुत्रा में तुम्हारे पास 32 करोड़ का जमीन कैसे आ गया? सबका हिसाब होगा। समय है, जनता तय करती है, जनता हिसाब देगी। अब अगली राजनीतिक कुंजी की तरफ चलते हैं, जिसके केंद्र में भोजपुरी कलाकार पवन सिंह हैं। बिहार चुनाव में पहले उनका बीजेपी में वापसी का सीन बन रहा है। पूरी कहानी को आपको सिलसिलेवार ढंग से आइए बताते हैं। पवन सिंह आज आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे, जहां उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यहीं से उनके बीजेपी में वापसी का रास्ता साफ हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने काराकाट सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें जीत न पवन सिंह को मिली और ना ही उपेंद्र कुशवाहा को। तब से उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में पवन सिंह की वापसी का विरोध कर रहे थे, लेकिन आज की मुलाकात के बाद सब कुछ ठीक दिखा। इसके बाद पवन सिंह की दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। यह मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली। पवन सिंह ने अमित शाह को गमछा भेंट किया। पवन सिंह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलने पहुंचे। पवन सिंह ने मुलाकात के बाद अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा के साथ फोटो शेयर कर सोशल मीडिया पर लिखा, जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पर आज इस फोटो को देख सांप लौट रहा होगा, लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है, वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। पवन सिंह युवाओं में काफी लोकप्रिय है। यही वजह है कि चुनाव से पहले वो डिमांड में है। पिछले लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अच्छे खासे वोट हासिल कर वो इसका सबूत भी दे चुके हैं। पवन सिंह ही एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा की हार की वजह बने। शाहाबाद क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। इसमें पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों के बीच तनाव को एक बड़ी वजह माना जा रहा था। इसीलिए विधानसभा चुनाव से पहले इस नाराजगी को दूर किया गया। इन लोग का यही काम है, कलाकार का, और खासकर जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया पवन सिंह का, तो पवन सिंह जो है कभी लखनऊ में हमारे पैर पे गिरे हुए थे और फिर दोबारा चले गए किसी और के पैर में गिर रहे हैं, तो लगातार किसी न किसी के पैर में गिरिए रहे हैं। इनको समझ में अभी नहीं आ रहा, इनकी बुद्धि अब विवेक काम नहीं कर रहा है। तभी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जानेंगे, पवन सिंह जी क्या करेंगे नहीं करेंगे। वो कलाकार हैं, उनको कलाकारी करना चाहिए अपना, कहाँ वो चुनाव में पड़ रहे हैं। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहे हैं। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के लिए। बहुत साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा जो बिहार के कुशवाहा समाज के एक स्थापित नेता थे, उनको भाजपा ने उनके नेतृत्व को चुनौती दिया और उनकी राजनीतिक ताकत को लगभग समाप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने पवन सिंह को
भाजपा की बी टीम के रूप में उनको चुनावी मैदान में उतारा और भाजपा निश्चित तौर पर कामयाब रही। उपेंद्र कुशवाहा आज के दिन में उनकी राजनीतिक ताकत समाप्त करने में कामयाब रही। राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों को फाइनल टच दे रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने भी एसआईआर के बाद बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस फाइनल लिस्ट में वोटरों की संख्या बढ़ी है। इसके हिसाब से बिहार में अब कुल वोटर 7.24 करोड़ हैं। फाइनल लिस्ट में 21 लाख नए वोटर जुड़े हैं। पटना में 1,63,600 नए वोटर जुड़े हैं। इससे पहले 1 अगस्त को जारी हुए ड्राफ्ट में 65 लाख नाम हटाए गए थे। चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट पर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, जिसके मुताबिक करीब सभी जिलों में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। मोतिहारी में 47,000 मतदाता बढ़े हैं, तो दरभंगा में 80,000 से ज्यादा और नवादा में 30,000 से ज्यादा मतदाता जोड़े गए हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में मतदाताओं की संख्या 88,000 बढ़ी है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मतदाता अपना नाम चेक कर सकते हैं। voters.eci.gov.in पर पूरी डिटेल उपलब्ध है। अब भी वोटर लिस्ट में आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं, ये मौका आपके पास है। नामांकन की आखिरी तारीख के 10 दिन पहले तक नाम जोड़े जा सकेंगे। लेकिन सत्ता में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अफगानिस्तान की, जहां तालिबानी शासन में कट्टरता के सिग्नल तो फुल हैं, लेकिन इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क के सिग्नल गुम हैं। इंटरनेट की खोज और उसके बाद आई डिजिटल क्रांति ने पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी है। इंटरनेट आज हमारी जिंदगी का वो हिस्सा है जिससे दूर रह पाना करीब नामुमकिन सा है। बिना इंटरनेट की जिंदगी का मतलब है दशकों पुरानी दुनिया में वापस चले जाना। सोचिए, अगर आप इंटरनेट ना हो तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? बिना इंटरनेट वाली जिंदगी कैसी है, इसका सही आभास तालिबान के शासन में अफगानिस्तान के लोगों को हो रहा है, क्योंकि तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में इंटरनेट को बंद कर दिया है। इंटरनेट बंद होने की वजह से अफगानिस्तान में सब कुछ ठप है। यहां तक कि कई फ्लाइट्स भी रद्द करनी पड़ी हैं। तालिबान ने काबुल, हेरात, मज़ार शरीफ समेत कई शहरों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया। पहले फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट सर्विस ठप हुई है। मोबाइल डेटा कुछ टाइम तक तो काम करता रहा, लेकिन सिग्नल टावर बंद होने से वो भी बंद हो गया। पहले कुछ खास प्रांतों में बंद किया गया था, लेकिन अब पूरे अफगानिस्तान में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। सवाल ये उठता है कि जब इंटरनेट इतना ज़रूरी और उपयोगी है, तो फिर अफगानिस्तान में तालिबान ने इंटरनेट पर बैन क्यों लगा दिया? इंटरनेट बैन करने के पीछे अभी तक तालिबान से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण इंटरनेट के जरिए अनैतिक गतिविधियों पर लगाम लगाना बताया जा रहा है। तालिबान 2021 से सत्ता पर काबिज हैं। तब से अब तक देश में इस्लामी शरिया कानूनों का हवाला देकर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। तालिबान ये मानता रहा है कि इंटरनेट के इस्तेमाल से पश्चिमी देशों का प्रभाव बढ़ रहा है।